हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लास में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर एसएससी जीडी के लिए मैथ, रीजनिंग और ज्योग्राफी की निरंतर क्लासें अपने ही क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। उसी क्रम में हमारी आज ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है। हमने कुछ टॉपिकों को क्या किया था, कल क्लियर कर चुके थे और कुछ टॉपिक जो हमारे कल की क्लास में क्लियर नहीं हो पाए थे या पूरे रह गए थे समय के चलते, उन्हें हम आज पूरा करेंगे। दोस्तों, ये जो हमारी ज्योग्राफी है, इसके अंदर हमने पढ़ा था जलवायु के बारे में, एल्बिडो के बारे में पढ़ा था, अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ा था और उनसे संबंधित क्वेश्चन को भी हमने लगातार करा ही था। लेकिन ये जो हमारा टॉपिक था, जलवायु टॉपिक जो है हमारा, ये एक ऐसा टॉपिक था, जलवायु और वायुमंडल जो टॉपिक है, ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्यक्ष रूप से अन्य अनेक चैप्टर से सीधे तरह संबंध रखता है। यह टॉपिक ऐसा है जो हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालता ही है। और इसी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसी के अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ चुके थे हम इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि यदि हम अगला टॉपिक शुरू करने से पहले यदि पीछे का रिवाइज नहीं करेंगे, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले हम पीछे के वाले अध्याय का रिवाइज नहीं करेंगे तो उसका पढ़ाई का कुछ मतलब नहीं रह जाता। तो मैं आपको बता दूं, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले पढ़ा था एल्बिडो, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वायुदाब पेटियां हमने पढ़ी, वायुदाब पेटियां हमने पढ़ी, ये टॉपिक पढ़े थे। और भी हमने इससे अलग कई टॉपिक क्लियर करे ही थे। लेकिन इसी क्रम में जो हमारा आज का होने वाला टॉपिक होगा, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या होगा, वो होगा पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब देखिए, पृथ्वी के ऊष्मा बजट में होता क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपने देखा होगा कि हमारा सूरज है, उससे प्रकाश जो होता है, प्रकाश किरणें पृथ्वी के माध्यम तक पहुंचती हैं, सतह तक पहुंचती हैं। लेकिन क्या आपको पता है, मैं आपसे पूछने लगूं यहीं पर कि भैया आप मुझे बताएं क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, सूर्य की किरणों का, सूर्य की किरणों का कितने प्रतिशत भाग, कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है। हाँ, पहुंचता है, पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है, सतह तक पहुंच पाता है। क्या ऐसा कोई है जो इस क्वेश्चन का जवाब हमें दे सकता है कि सूर्य से आने वाली कितने प्रतिशत किरणें ऐसी हैं या कितने प्रतिशत प्रकाश ऐसा है जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है? तो ये मैं यहाँ पर बता दूं कि 49%, कितना, 49% सूर्य का प्रकाश ऐसा है जो पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाता, वो वहीं से ही परावर्तन उसका परावर्तन कहाँ हो जाता है, वहीं से ही हो जाता है। लेकिन 51% भाग पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है, पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। क्या ये चीज आपको समझ में आई? आप कहोगे भैया आपने तो डायरेक्ट एमसीक्यू कराना शुरू करा दिया कि थ्योरी बताई नहीं। मैं यही इसलिए कहता हूँ कि इससे पहले में थ्योरी पढ़नी होगी। और ये किस चैप्टर से क्वेश्चन निकल कर आया है, ये हमारा वायुमंडल से क्वेश्चन निकल कर आया है। और वायुमंडल में भी किस स्पेशल टॉपिक से, पृथ्वी का एक ऊष्मा बजट नाम से टॉपिक होता है वायुमंडल में, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, उस टॉपिक से निकल कर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या टॉपिक होगा हमारा सबसे पहले, पृथ्वी का ऊष्मा बजट। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज का जो हमारा कंटेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है,
सब PDF आपको फॉर्मेट में मिलने वाली है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे तापांतर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे आज तापमान का अंतर। देखिए अलग अलग विविध स्थानों पर दिन का तापांतर अलग पाया जाता है, रात का तापांतर अलग पाया जाता है। तो इस तापांतर से संबंधित सीधे सीधे MCQ पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो इससे हमारा दूसरा टॉपिक होगा, ये हमारा पहला टॉपिक है। हमारा आज का दूसरा टॉपिक क्या होगा? वो होगा हमारा पृथ्वी का ऊष्मावजन। पृथ्वी का ऊष्मावजन। जो हमारा तीसरा टॉपिक आज का होने वाला है वो क्या होगा? वो होगा हमारा पवने, द विंड्स। तीसरा टॉपिक हमारा क्या होगा? पवने, इंग्लिश में कह सकते हैं इसे द विंड्स, हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? तापांतर करना है। क्या पढ़ना पड़ेगा? सबसे पहले हमें तापांतर पढ़ेंगे। तापांतर तो लिखेंगे दो अलग अलग स्थानों पर, या लिखेंगे एक ही स्थान पर, एक ही स्थान पर पाए जाने वाले तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? अंतर को तापांतर कहते हैं। तो देखिए दो एक ही स्थान है। क्या है? एक ही स्थान है। जैसे देखिए हमारा क्या है? थार का मरुस्थल है। वहाँ पर क्या होता है? दिन में सूरज की किरणें पड़ेंगी तो गर्मी काफ़ी हाई लेवल की हो जाती है। लगभग हम जून या जुलाई के समथिंग बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है? हमारे भारत के जो थार रेगिस्तान है राजस्थान का, वहाँ पर दिन का टेम्परेचर लगभग 52 से 58 डिग्री सेल्सियस या 55 डिग्री सेल्सियस के समथिंग टेम्परेचर वहाँ पर पहुँच जाता है। और वहीं पर हम बात करें थार रेगिस्तान में रात के टेम्परेचर की तो वो काफ़ी कम हो जाता है। कह सकते हैं कि 30 से 35 डिग्री के सेल्सियस के समथिंग। तो कितना अंतर पाया गया? अब देखिए कहाँ पर तो वहाँ कितना था, कहाँ कितना था? वहाँ पर था 58 डिग्री सेल्सियस दिन में। रात में कितना हुआ? रात में हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। कितना अंतर पाया गया? 8 और 15 कितने हुए भैया? 23 का अंतर पाया गया कि नहीं पाया गया? तो इसी अंतर को क्या कहते हैं? हम तापमान का अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अंतर को तापमान का अंतर कहते हैं। देखिए मैं आपको फिर PDF के फॉर्मेट में दिखाऊंगा। ये देखिए यहीं पर आप देखिए किसी स्थान के उच्चतम व न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? तापांतर कहते हैं। मैंने आपको अभी समझाया कि कोई स्थान है वहाँ पर तापमान का उच्चतम और न्यूनतम अंतर है, उसे हम कहते हैं तापांतर। अब इसे मैं आपको लिखवा के दूँ या फिर इस फॉर्मेट में दे सकता हूँ। दूसरा क्या है? तापांतर दैनिक तथा वार्षिक आधार पर हो सकता है। देखिए तापांतर जो हो सकता है दैनिक तथा वार्षिक आधार पर हो सकता है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर तापांतर इन दो हिस्सों में से बांट सकते हैं। ए, दूसरा क्या हो सकता है? डी। पहला ऑप्शन क्या होगा? दैनिक आधार पर। दैनिक आधार पर पहला क्या होगा? दैनिक आधार पर होगा कि नहीं होगा? दूसरा क्या होगा? ये होगा वार्षिक आधार पर। कौन से आधार पर? क्या होगा ये?
वार्षिक आधा। देखिए दैनिक वाला है ये, वार्षिक वाला है। अब देखिए दैनिक वाले में हमें क्या लिखना है, दैनिक वाले में लिखेंगे किसी स्थान पर एक ही दिन में पाए जाने वाले तापमान के अंतर को क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर कहते हैं। लिखेंगे किसी स्थान पर एक ही दिन में एक ही दिन के तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। क्या कहते हैं, तापमान के अंतर को ये चीज़ हमको समझ में आई कि जो हमारा दैनिक तापांतर होगा वो क्या होगा, हमारे पृथ्वी पर जो 24 घंटे का दिन होता है उस दिन में एक स्थान पर तापमान का अंतर कितना बढ़ा। जैसे मैंने आपको बताया राजस्थान में क्या होता है, जो हमारा थार रेगिस्तान है, मतलब पश्चिमी राजस्थान जो डेजर्ट है, वहाँ पर क्या होता है, दिन का टेम्परेचर तो लगभग 55 से 60 डिग्री सेल्सियस के समथिंग पहुँच जाता है, और रात का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के समथिंग पहुँच जाता है। तो इस कारण क्या हुआ, भारत में राजस्थान का तापांतर सर्वाधिक हुआ कि नहीं हुआ, दैनिक तापांतर सर्वाधिक हुआ। तो ये कौन सी बात है, दैनिक तापांतर की बात हो रही है। यहीं पर मैं बात करूँ किसकी, यहीं पर मैं तुमसे बात करने लगूँ भैया वार्षिक तापांतर की। लिखेंगे किसी स्थान पर एक वर्ष के तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं, वार्षिक तापांतर कहते हैं। आपको समझ में आई वार्षिक तापांतर दैनिक तापांतर क्या होता है। मैंने जो आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया। जैसे देखिए क्या होता है, कहाँ गया इसमें, यहीं पर था अभी। अब देखिए किस स्थान के सर्वाधिक दैनिक तापांतर गर्म और स्थल में पाया जाता है। इस लाइन को आप अच्छी तरह समझिए कि जो सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है वो गर्म मरुस्थलों में क्यों पाया जाता है, क्योंकि दिन में सूरज की किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा, वायु गर्म होगी। गर्म होने के बाद में क्या होगा, जो हमारा रेत वाला भाग है वो जल्दी गर्म हो जाता है कि नहीं, आप बताइए। एक तरफ तो सिंपल मिट्टी वाला क्षेत्र है, एक तरफ रेतीला क्षेत्र है। यदि सूर्य की किरणें बराबर मात्रा में दोनों स्थानों पर पड़ती हैं तो जल्दी गर्म कौन सा क्षेत्र होगा, रेत वाला क्षेत्र होगा कि नहीं होगा। लेकिन दूसरा, शाम होने के बाद में जो हमारा सामान्य भूमि वाला क्षेत्र था वो धीरे धीरे गर्म हो रहा था और धीरे धीरे ही क्या होगा, ठंडा होगा। लेकिन जो हमारा रेतीला क्षेत्र है वो तुरंत ही तो गर्म हो जाता है और सूरज की रोशनी छिपते ही क्या हो जाता है, तुरंत ही ठंडा हो जाता है। तो वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तापांतर अधिक मात्रा में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता। यही कारण है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर गर्म मरुस्थलों में अधिक पाया जाता है, गर्म मरुस्थलों में अधिक पाया जाता है। अब देखिए तापांतर दैनिक तथा वार्षिक दोनों आधार पर देखा जाता है। ये मैंने चीज आपको क्लियर कर दी। यहीं पर मैंने एक चीज और बताई थी, क्या थी वही, मेरा मानना ये होगा कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तापांतर वाला इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। जो हमारा इससे अगला टॉपिक है वो कौन सा होगा, वो होगा हमारा पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब देखिए क्या होता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। मैंने आपको कल एक टॉपिक पढ़ाया था, इसीलिए वो पढ़ाया था, उसका एसएससी जीडी में कोई रोल है नहीं। वो क्या है, एल्बिडो नाम से एक टॉपिक पढ़ाया था। अब आप मुझे बताएं कि एल्बिडो क्या होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि सूरज की प्रकाश की जो जितना सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है
और वापस लौट रहा है, उसके प्रतिशत अंतर के प्रतिशत को क्या कहते हैं? इसे एल्बिडो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्बिडो कहते हैं। ये मैंने आपको कल अच्छी तरह समझाया था। अब आता है हमारा ऊष्मा बजट। क्या आता है? पृथ्वी का ऊष्मा बजट यहाँ पर पूछा जाता है। लिखेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी का ऊष्मा बजट। अब देखिए, मैंने कल आपको एल्बिडो पढ़ाया था, उसमें काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया था कि भैया सूरज का प्रकाश पड़ेगा, पड़ के रिफ्लेक्शन होकर के वापस मुड़ जाएगा। सर्वाधिक रिफ्लेक्शन कहाँ पाया गया था? बादलों पर, फिर बर्फ पर पाया गया था। यही कारण था कि जो हमारी 0 डिग्री लाइन थी वहां पर बादल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि क्या होती है? जलवाष्प अधिक बनती है, और जब जलवाष्प अधिक बनेगी तो सूरज का प्रकाश कहाँ होगा? उन बादलों से टकरा करके विपरीत अपने परावर्तन हो जाएगा। यही कारण था कि 0 डिग्री लाइन के पास में गर्मी तो अधिक होती है, लेकिन सर्वाधिक पृथ्वी का तापमान क्या होता है? 0 डिग्री लाइन से थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे दर्ज किया जाता है। यही कारण था। वो सब चीज हमने कहाँ पढ़ी थी? एल्बिडो में पढ़ी थी। अब देखिए, जो हमारा क्या है? पृथ्वी का ऊष्मा बजट है। मैं इसमें आपको मोटी मोटी चीजें बता दूं। पृथ्वी के ऊष्मा बजट में मैंने तुम्हें बताया कि भैया सूरज से आने वाली, यदि देखिए सूरज से 100 किरणें आ रही है, गिनती की कितने किरणें आ रही है? 100% किरणें पृथ्वी के लिए सूरज भेज रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? उनमें जो हमारा सूरज का प्रकाश आया, ये एनर्जी आई सूरज से। अब ये एनर्जी आते आते क्या होता है भाई? यहाँ से एनर्जी आनी हुई 100% लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। अब देखिए, जैसे ये 100% एनर्जी अंतरिक्ष से सौरमंडल के लिए चली, तो क्या हुआ? एटमॉस्फेयर प्रेशर, समताप मंडल में क्या हुआ? समताप मंडल में 6% रिवर्स ओजोन परत से टकरा था, मुड़ गया। बचा कितना? 94%। अब ये 95% थोड़ा नीचे आया, बादलों से टकराकर 20%। जो पृथ्वी सूर्य का जितना प्रकाश पड़ा था, वो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि पूरी पृथ्वी पर बादल हो रहे होंगे, ऐसा नहीं है। वो क्या हो रहेंगे? जगह जगह कुछ स्थानों पर क्या होंगे? बादल होंगे, तो वहां से प्रकाश टकराएगा सूर्य का और वापस मुड़ जाएगा। सूर्य की रोशनी वापस चली जाएगी परावर्तन के कारण। अब जहां जिन स्थानों पर बादल होंगे, जैसे 0 डिग्री लाइन के पास में तो ज्यादातर रहते ही हैं, और बहुत सारे और क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बादल भी होते हैं, तो 20% वहां से निकल कर चला गया। अब देखिए, 94 से 20 गया, बचा कितना? 74% यहाँ तक रह गया। अब 74 में से फिर क्या होता है? अब ये अर्थ की सरफेस तक टकराता है, धरती, जो हमारी धरती होती है वहां तक टकराएगा। टकराने के बाद में 4% फिर वापस रिवर्स हो जाएगा। क्या हुआ? 4% यहाँ से निकल गया, अब बचा कितना? 70। अभी 70 में भी क्या होता है भैया? एटमॉस्फेयर। अब देखिए 16% क्या होता है? जो हमारा एटमॉस्फेयर में गैसें होती हैं, कौन सी होती हैं? समताप मंडल में या सौर मंडल में जो गैसें होती हैं, 16% को वे क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? 16% को अवशोषित कर लेती हैं। अब ये बचा था 70, इसमें से 16 निकल गया, बचा कितना भैया? आपसे पूछने लगूं कितना बचा, आप कहेंगे भैया 54% यहाँ पर बचा। कितना बचा? 54% प्रकाश बचता है। फिर क्या होता है भाई? नजर नहीं आ रहा। 3%। अब देखिए 3% सूर्य का प्रकाश 54% बचा था, वो 3% और वापस रिफ्लेक्शन कर जाता है। किस कारण? देखिए, जैसे धरती पर कहीं ना कहीं पानी भरा होता है, तो क्या हुआ? वो जलवाष्प के रूप में वापस रिफ्लेक्शन कर गया। तो अब टोटल कितना बचा? 51%। मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि भैया 51% प्रकाश, कितना? 51% सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। कितना पहुंचता है भैया? 51%। ये चीजें मैंने तुम्हें बताई थी। लिखेंगे, यदि इसी में नोट पेन बना करके लिखेंगे सूर्य से चलने वाला, सूर्य के 100% प्रकाश का 51% पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। सतह तक पहुंच
पाता है। ये चीजें मैंने आपको सबसे पहले आते ही शुरू में एक्सप्लेन कराई थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि भैया आप मुझे बताएं कि सूरज का कितने परसेंट प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। आप कहोगे भैया 51%। कितने परसेंट नहीं पहुंच पाता? आप कहोगे 49%, मतलब 49% प्रकाश सतह तक नहीं पहुंच पाता। वो क्या होता है, हमारे सौरमंडल में ही वापस परावर्तन हो जाता है। तो 51% पहुंचा। अब इस 51% में भी आपको मुझसे पूछ रहे कितने परसेंट प्रकाश सूर्य का धरती पर रहता है। तो देखिए सुबह होते होते कितना, सुबह होते होते सूर्य का 100% प्रकाश वापस मुड़ चुका होता है। क्या होता है, यदि सूर्य से 100% प्रकाश आया तो 100 का 100% प्रकाश वो वापस अंतरिक्ष में जा चुका होता है। यही क्या कहलाता है, पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊष्मा बजट कहलाता है। अब देखिए इस 51% में भी, अब इस 51% में भी क्या होता है, इस तरह तरह की कंडीशन यहाँ पर पाई जाती हैं। वायु गर्म हुई, वायु को गर्म करने में कितना चला गया, 7% चला गया। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आएगा तो यहाँ पर कुछ वायु ठंडी होगी, उस ठंडी वायु को गर्म करने में कितना जोर हो जाता है, 7%। इस 51% में से भी निकल करके वापस चला जाता है। दूसरा आता है जो हमारा बचता था 7%, 7% प्रकाश यहाँ से इसको गर्म करने में भी वापस चला जाता है। अब देखिए बचा कितना, 51 में 7 चला जाएगा तो बचेगा कितना भैया, यहाँ पर बचने वाला है 44% प्रकाश हमारे पास में बचा, क्योंकि 7% तो वायु को गर्म करने में चला गया। अब ये 44% प्रकाश धीरे 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 सुबह होते होते वापस पहुंच जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। आपको कांस्टेबल के लिए केवल इतनी ही जरूरत होती है, इन्हीं क्वेश्चनों की जरूरत होती है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। इससे डीप यदि आप जाएंगे तो यूपीपीसीएस का मटेरियल हो जाएगा, वो हमें नहीं पढ़ना अभी, केवल इन चीज़ों को एक बार सुन लेना है। क्या कर लेना है, चीज़ों को सुन जरूर लेना है। तो लिखेंगे, चलिए यहीं पर मैं आपसे एक बात करूँगा। आपने सुना होगा हरित गृह प्रभाव का नाम, क्या सुना होगा, हरित गृह प्रभाव का नाम आपने सुना होगा। मैं एक टॉपिक बीच में अलग से निकाल के आपको बता दूं, हरित गृह प्रभाव। अब देखिए हरित गृह प्रभाव पाया क्यों जाता है सौरमंडल में। ये जो हमारी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हमारी ऑक्सीजन, ये जो गैसें होती हैं ये क्या करती हैं, ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को, जो हमारे सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है उसका एक नियम होता है कि भैया यदि 100% प्रकाश आएगा तो आने वाली सुबह तक, जब तक नया प्रकाश आएगा तब तक पूरा 100% प्रकाश वापस लौट चुका होगा। लेकिन ये जो हमारी गैसें होती हैं ये जो इस तरह से बनी होती हैं, इसे कहते हैं हरित गृह प्रभाव। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। अब ये जो ग्रीन हाउस होता है इसके अंदर कई तरह की गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जैसे CO2 और आपकी कौन सी पाई जाएगी, ऑक्सीजन पाई जाएगी, ETC आप कह सकते हैं, या फिर नाइट्रोजन। इन सब से हमारा क्या बनता है, वायुमंडल बनता है। इन सभी गैसों से, जैसे आर्गन और आप कौन सी कह सकते हैं, मीथेन वगैरह, जितनी भी गैस होती है इन सब से हमारा क्या बनता है, वायुमंडल बनता है। अब इस वाली गैस के बढ़ने से जो CO2 गैस होती है करती क्या है, इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। क्या होगी, इस गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जब इस गैस की मात्रा हमारे परिवेश में बढ़ जाएगी, जो हमारा वातावरण है उसमें बढ़ जाती है, तो ये गैस क्या करती है, देखिए ये गैस इतना बुरा प्रभाव यहाँ पर डालती है। यदि यहाँ से सूरज की प्रकाश पड़ रहा है, ये क्या है, हमारे सूर्य जी हैं, यहाँ से प्रकाश पड़ना शुरू हुआ, ये चीजें यहाँ पर प्रकाश पड़ा हमारे धरती पर, तो नियम क्या था कि जो 51% प्रकाश है जो यहाँ तक पहुंचा था, यहाँ तक पहुंचा था, वो अगली सुबह तक वापस पहुंचना था। अगली सुबह तक क्या होना था, उसका वापस अंतरिक्ष में पहुंचना था। लेकिन इस CO2 के कारण ये जो 51% प्रकाश यहाँ पर रहा, 51% प्रकाश रहा, ये इस पूरे प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती। कौन सी गैस, CO2।
इसी कारण इस गैस को क्या कहते हैं कि ये हमारे गर्मी बढ़ाती है ज़्यादातर, ग्लेशियर को पिघलने का कारण बनती है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, वो सब किससे संबंधित है? पृथ्वी के ऊष्मा बजट से संबंधित है। किस कारण? क्योंकि CO2 की मात्रा परिवेश में बढ़ रही है। जब CO2 की मात्रा इस परिवेश में बढ़ेगी तो ये जो किरणें इधर से यहाँ पर बढ़ी थी, इन किरणों के रिफ्लेक्शन को रोक रही है। ये यहाँ तक वापस जाना था भैया, यहाँ से कहाँ जाना था? ये वाला प्रकाश ऐसे यहाँ से वापस जाना था, लेकिन इसने क्या काम करा? इस गैस का लगभग 2 से 3%, 1 से 2% आप कह सकते हैं, 1 से 2%, इस 51% का 1 से 2% हिस्सा पर डे यहाँ पर रोक लेती है। ये इसे 1 से 2% आप कह सकते हैं भैया, 1 से 1% समथिंग मान लो, इतना हिस्सा रोज की रोक लेती है। अब आप बताइए, अगली सुबह हुई भैया 1% रह गया, फिर अगली सुबह हुई, फिर पिछली वाली का 1% रह गया, फिर अगली सुबह हुई, फिर पिछली वाली का 1% रह गया। ऐसे बढ़ते 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 क्या होती है? हमारे सौरमंडल होता है, वहां पर टेम्परेचर आ तो जाएगा सूर्य किरणों का, लेकिन वो वापस भी चला जाएगा, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं जाएगा जितना प्रकृति ने निर्धारित किया हुआ है। इस CO2 के कारण उस प्रकाश का बहुत सारा हिस्सा, सूर्य की गर्मी का बहुत सारा हिस्सा यहीं हमारे परिवेश में ही रह जाता है, जिस कारण क्या होता है? यहाँ पर गर्मी निरंतर मात्रा में बढ़ती रहती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। देखिए, ये ग्रीन हाउस प्रभाव हमारे लिए हानिकारक नहीं है, इससे पृथ्वी पर टेम्परेचर रहने लायक है, अन्यथा टेम्परेचर कितना हो जाएगा? माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाएगा, जिसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको ग्रीन हाउस प्रभाव समझ में आया? हालांकि इस टॉपिक को हम जब जरूरत पड़ेगी काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा मानना ये है, आपको क्या होगा, पृथ्वी का ऊष्मा बजट काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्या होगा? पृथ्वी का ऊष्मा बजट काफी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर कि एटमॉस्फेयर में कितने % वापस चला जाता है, बादलों से टकराकर कितने % सूर्य का प्रकाश वापस चला जाता है। पृथ्वी के ऊष्मा बजट से आने वाले जितने क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से, इसी टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टेबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप UPPCS उठाकर देख लीजिए, कांस्टेबल उठाकर देख लीजिए, या फिर प्रीलिम्स भी उठाकर देख सकते हैं। इस टेबल से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो भैया क्या होगा? इससे अगला टॉपिक, क्योंकि पृथ्वी के ऊष्मा बजट को तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो हमारा इससे अगला टॉपिक है वो है भैया तापमान, तो हम क्लियर कर चुके हैं। पाउने द विंड्स, देखिए इस टॉपिक को आप पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे भैया ये तो हमने नहीं पढ़ा, मैंने कहा रुको अभी ध्यान दो। आप तो कह रहे हो भाई हमने इन्हें नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने आपको इस टॉपिक को पहली क्लास में मिक्स करके पढ़ा दिया, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है कि भैया हमने इन चीज़ों को पढ़ भी चुके हैं। देखिए मैंने तुम्हें फिर बताया कि भैया ज्योग्राफी जो होती है एक साथ में इसके 8 से 10 कंसेप्ट मिक्स होकर चलते हैं, लेकिन हमें उनका पता तब पड़ता है जब हम टॉपिक को अच्छे से उठाकर देखते हैं। क्या करते हैं? अच्छे से उठाकर देखते हैं, क्योंकि जब आप क्या पढ़ेंगे, आप वनों के बारे में पढ़ेंगे, आप जंगल के बारे में पढ़ेंगे, आप क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह की जलवायु पाई जाती है, तो उन चीज़ों को पढ़ने में आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आपने क्या पढ़ चुके, आप यहाँ पर वायुमंडलीय दाब पढ़ चुके, वायु का गर्म होना पढ़ चुके, वायु का ठंडा होना पढ़ चुके, इनकी क्वालिटी को आप पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी आपको आसान लगने वाली है। तो वायु कितनी होती है भैया? वायु होती है, पवनें होती हैं 3 तरह की। पवनें कितनी तरह की होती हैं? पवनें होती हैं 3 तरह की। देखिए पहली पवनें कौन सी होती हैं? ये होती है हमारी स्थानीय पवनें। कौन सी हम कह सकते हैं इन्हें कह सकते हैं हम स्थानीय पवनें। दूसरी वाली कौन सी होती हैं? ये होती है हमारी सामयिक पवनें। ये वाली कौन सी होती है हमारी? ये होती है हमारी स्थायी पवनें है भैया, स्थायी। ये कौन सी हमारी? स्थानीय पवनें।
आपने नाम सुना होगा कि भैया अब ईस्टर्ली चल रही है समुद्र में, वेस्टर्ली चल रही है, मतलब ये परमानेंट का काम होता ही है। क्या होता है, इन पवनों के चलने का क्या होता है, परमानेंट काम होता है। तो उन्हें कहते हैं विस्थायी पवनें कहते हैं। इन पवनों की दिशा नहीं बदलती। यदि ये वेस्ट से ईस्ट दिशा की तरफ चल रही हैं तो ये वर्ष भर चलती ही रहेंगी। यदि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही हैं तो वर्ष भर चलती रहेंगी। लेकिन यहाँ पर जो होती है हमारी स्थानीय पवनें, आपने नाम सुना होगा भैया लू चल रही है, शीतलहर चल रही है, लू चल रही है, शीतलहर चल रही है, तो वो अपने मौसम के अनुसार एक निर्धारित समय पर तो चलती है, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, स्थानीय पवनें कह सकते हैं। जिन्हें हम कह सकते हैं हीट वेव। अभी मई जून वाले महीने में काफी हीट वेव मुद्दा चर्चा में रहा था, तो क्या थी, वो यहीं से निकल कर आई थी। तो इसी के अंतर्गत हम आज सबसे पहला टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, हम आज पढ़ने वाले हैं स्थानीय पवनें। कौन सी स्थानीय पवनें हम पढ़ने वाले हैं। आप मुझे इसमें बताइए भैया, कहाँ बताना है आपको, यहाँ पर बताइए। आप मुझे बताएं कि इसमें 0 डिग्री लाइन कहाँ पर होगी, विषुवत रेखा कहाँ पर होगी, कर्क रेखा कहाँ पर होगी, मकर रेखा कहाँ पर होगी, कहाँ पर वायुमंडलीय दाब अधिक पाया जाएगा, कहाँ कम पाया जाएगा। मैंने आपको इन चीजों को काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया था। काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया था। यही कारण था कि मैंने इनको कंसेप्ट के रूप में एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, इस तरह से मैंने सबको लेकर आया हूँ। वायुमंडलीय दाब को मैं पवनों से पहले क्यों लेकर आया था, क्योंकि पवन पढ़ने से पहले वायुमंडलीय दाब का पढ़ना बहुत जरूरी था। यदि हम वायुमंडलीय दाब नहीं पढ़ते तो पवन हमारी समझ में नहीं आती। देखिए किस तरह से ये क्या होती है, ये 0 डिग्री लाइन है, कौन सी है, ये भैया हमारी 0 डिग्री लाइन है, ये हमारी 0 डिग्री लाइन है। कह सकते हैं इसे भूमध्य रेखा की हम कहते हैं, भूमध्य रेखा। यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर इस स्थान पर, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ होती है कर्क रेखा, थोड़ी सी यहाँ पर मकर रेखा, थोड़ी यहाँ पर आ जाएगा मकर, कर्क रेखा आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा मकर रेखा। आप मुझे बताएं कर्क रेखा मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। काफी अच्छी तरह से तुम्हें एक्सप्लेन कराया था। तो मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी यहाँ पर कि जो हमारा पृथ्वी का बीच वाला भाग है, कौन सा भैया, ये बीच वाला जो भाग है, ये वाला, ये इस बीच वाले भाग पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं। अब जब सूर्य किरणें इस बीच वाले भाग पर लंबवत पड़ेगी, वायु गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, और जब वायु गर्म होती है तो उस क्षेत्र में, मतलब जिस क्षेत्र पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, उस क्षेत्र पर किस तरह का दाब पाया जाता है, निम्न दाब पाया जाता है। क्योंकि वायु सूर्य किरणें गर्म होगी, वायु क्या होगी, गर्म होगी, गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, तो यहाँ पर क्या पाया गया, इस क्षेत्र में पाया गया था निम्न दाब। मैंने तुम्हें अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया था, ये वाला क्षेत्र में क्या पाया गया था, निम्न दाब पाया गया था। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से वायु ऊपर उठी थी, इस क्षेत्र से वायु गर्म हुई और ऊपर उठना शुरू हुई, इस क्षेत्र पर प्रेशर डाला था 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। मैंने तुम्हें बताया था कि अमेरिका का जो कौन सा है, अमेरिका का क्षेत्र था अमेरिका के पास में, जिसे हम क्या कह सकते हैं, बरमूडा ट्रायंगल। वहां पर जहाज क्यों डूब जाते हैं, वहां पर जहाज क्यों डूब जाते हैं, इन्हीं वायुमंडलीय दाब के कारण डूब जाते हैं। बताया था, मैंने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराया था कि 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, अधिक होता है। तो आप मुझे बताएं, क्या बताएं आप मुझे भैया, आप मुझे बताएं इस क्षेत्र पर क्या पाया जाएगा, वायुमंडलीय दाब अधिक पाया जाएगा। और जब यहाँ से वायु उठेगी, यहाँ से वायु क्या हुई, ऊपर उठना शुरू हुई, और इस क्षेत्र के ऊपर देखिए एक स्थान ये है, एक स्थान ये है हमारी 0 डिग्री लाइन, ये है हमारा 30 डिग्री अक्षांश, 30 से 35 कह सकते हैं। अब यहाँ से वायु उठी, यहाँ से वायु उठी, गर्म होकर और किधर चलनी शुरू हुई, इधर चली, क्योंकि जो नमी थी वो तो 0 डिग्री लाइन के पास में ही बरस गई। ज्यादातर मेजर पॉइंट जो था वो तो 0 डिग्री लाइन के पास में बरस गया। और जब वायु फिर ऊपर अंतरिक्ष आसमान में जाकर थोड़ी ठंडी सी हुई, वो किधर चलेगी, नीचे जाएगी, क्योंकि ठंडी वायु क्या पहचान आती है, वो अपने नीचे दाब बनाती है। अब वो यहाँ पर आई भैया, इस क्षेत्र में आ गई, मतलब ये 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिण यहाँ पर भी आई थी।
तो आप मुझे एक बात बताएं, जो ये हमारा ये वाला भाग है, यहाँ से ऊपर का जो भाग है, कौन से वाला, यहाँ से ऊपर का जो भाग है ये वाला, ये भैया कौन से गोलार्ध में है, ये नदर्न हेमिस्फीयर में है कि नहीं है, नदर्न हेमिस्फीयर। ये वाला कौन सा है, ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में है। और जब वायु, आप मुझे बताएं, 0 डिग्री लाइन से वायु ऊपर उठेगी, इस यहाँ से वायु ऊपर उठेगी और यहाँ पर इस तरह से वायु उठ के जाएगी, इस तरह से वायु उठी, यहाँ पर आकर ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद में कहाँ जाएगी, इस क्षेत्र के ऊपर प्रेशर डालेगी। अब प्रेशर डालने के बाद में आप मुझे एक बात बताइए कि वायु उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण अपने किस दिशा में मूव कर जाएगी, तो मेरा मानना ये होगा उत्तरी गोलार्ध में। यदि आपने कोरियोलिस बल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा है तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण वायु अपने दाएं साइड मूव कर जाती है। कहाँ, अपने दाएं साइड मूव कर जाती है। और दक्षिण गोलार्ध में कोरियोलिस बल के कारण वायु अपने बाएं साइड मूव कर जाती है। अब आप मुझे बताइए, ये वाला भाग है हमारा, यहाँ पर हम इस तरह से मूव करके खड़े हैं, इस तरह से मूव करके खड़े हैं इस दिशा में, तो मेरा दायां हाथ किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा कि नहीं होगा, दायां हाथ कहाँ होगा, इस दिशा में होगा। तो वायु कहाँ मुड़ेगी, अपने दाएं साइड, वायु दाएं साइड मूव कर गई, दाएं साइड मूव कर गई, दाएं साइड मूव कर गई। समझ में आई चीजें। अब मैं इस तरह से खड़ा हूं भैया, इस तरह से वायु यहाँ से उठी, यहाँ पर आकर बरस गई, 0 डिग्री लाइन के पास आकर बरसी, ठंडी हुई, प्रेशर डाला, 30 डिग्री अक्षांश के पास गई। अब भैया ये दक्षिण गोलार्ध है, ये तो उत्तरी गोलार्ध था, यहाँ दाएं साइड मूव कर रही थी, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है। ऐसे खड़ा हूं भैया, हमारा बायां साइड किस दिशा में होगा, मेरा बायां हाथ यही तो पड़ेगा, तो वायु किस दिशा की ओर मूव कर जाएगी, वायु इस दिशा की ओर मूव कर जाएगी। ये किस दिशा की ओर, इस दिशा की ओर मूव कर जाएगी, इस दिशा की ओर मूव कर जाएगी, इस दिशा की। तो आप स्थायी पवनों की, आप एक तरह की स्थायी पवनें पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं आप, एक स्थायी पवनें पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आप कहेंगे भैया नहीं पता हमें कौन सी पवनें पढ़ी है, मैं कहूँगा रुको, हमारा पहला कौन सा था, स्थायी पवनें थी, स्थायी पवनें। स्थायी पवनें कैसी थी, 4 तरह की पवनें थी, 1 2 3 और 4। इन चीज़ों को मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आप मुझे यहीं पर एक चीज़ बता दें, इस वाले भाग में कहाँ है मैप हमारा भैया, अब हमें इस वाले मैप में एक चीज़ बता दें। हाँ, मैं आपको मुझे एक चीज़ बता दें यहाँ पर भैया, आप मुझे इस वाले मैप में एक बात बताएं कि हमारी 0 डिग्री लाइन कहाँ पर होगी और हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ होगा, सदर्न हेमिस्फीयर कहाँ होगा। इस गोलार्ध में बताएं कि यहाँ से ऊपर का भाग कौन सा होगा, मैं आपसे पूछूंगा यहीं पर अभी, यहाँ से ऊपर वाला, आप मुझे बताएं यहाँ से ऊपर वाला भाग कौन सा होगा। एक बार तो हम इसे उत्तर दक्षिण में बांट सकते हैं, एक बार उत्तर पूर्व में बांट सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। बताएं कौन सा हिस्सा, कौन से हिस्से को हम क्या कह सकते हैं, कौन से हिस्से को हम क्या कह सकते हैं। तो मेरा मानना यह है 0 डिग्री लाइन होगा, इसे हम कह सकते हैं नदर्न हेमिस्फीयर, पूरे को नदर्न हेमिस्फीयर, इसे कह सकते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। यदि हम खाली इस वाले की बात करें, इस वाले की, तो इसे हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम गोलार्ध, नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर। इसे हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। यदि हम खाली इस वाले की बात करें, इसे हम कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं साउथ वेस्ट हेमिस्फीयर। इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साउथ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये चीजें तुम्हें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। आप बताओ इसमें भारत कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर हमारा प्यारा भारत है। तो क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे अपनी स्थानीय पवनें। तो स्थानीय पवनों में कैसी पवनें थी, सबसे पहली थी पूर्व पवनें।
पूर्वा पवने। ये कौन सी थी? ये थी पछुआ पवने। ये वाली कौन सी थी? ये थी ध्रुवीय पवने। ये थी विषुवत-रेखित पवने। चार तरह की पवने थी, 1 2 3 और 4, क्योंकि स्थायी पवनों में 4 तरह की पवने पाई जाती हैं। अब आप इसमें से ये वाली पढ़ चुके, लेकिन आपको पता ही नहीं क्या पढ़ लिया क्या नहीं। देखिए स्थायी पवने किधर चल रही है? ये हमारा कौन सा भाग है? ये हमारा भैया कौन सा भाग है? इसका काम निकल चुका है अभी। ये मैप लाने का सबसे बड़ा रीजन यही था, जिससे क्या लगे, समय कम लगे और कंटेंट अधिक आपको समझ में आए। तो ये वाली दिशा कौन सी है? हमारा तो मैप होता है, इसमें जो कौन सा भैया ये वाला भाग है, इसे क्या कहते हैं हम? ईस्ट। क्या कहते हैं भैया? ईस्ट कहते हैं ना। आप जब मैप सामने रखते हैं तो ये नॉर्थ होता है, क्या होता है? ये वाला हिस्सा क्या होता है? ये वाला नॉर्थ होता है, ये वाला क्या होता है? ये वाला साउथ होता है, ये वाला ईस्ट होता है, ये वाला वेस्ट होता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो पवनें यहाँ से उठ के इधर गई थी, जो मैं तुम्हें अभी समझाई, वो किस तरफ मूव कर रही हैं? इस तरफ मूव कर रही हैं, इस तरफ मूव कर रही हैं, इस तरफ मूव कर रही हैं। ये ऐसे मूव कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? ये पवनें पूर्व से, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। यह पवनें क्या करती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इसी कारण इन्हें पूर्वा पवनें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी कारण इनको पूर्वा पवनें कहा जाता है। तो लिखेंगे स्थानीय पवनों में सबसे पहली पवन पूर्वा पवन। पूर्वा पवन, इनको इंग्लिश में ईस्टर्लीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्टर्लीज। तो पूर्वा पवनें क्या होती हैं? यह पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। ये पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, वो और वर्ष भर चलती हैं। इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? इसी कारण स्थायी पवनों में इनकी गिनती होती है। क्या होती है? स्थायी पवनों में इनकी गिनती होती है। दूसरा लिखेंगे, इन पवनों के कारण आप मुझे बताइए, जब इस दिशा से, मतलब ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ये पूर्व वाला भाग है, ये पश्चिम वाला भाग है। तो इन पवनों के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। पूर्वी भाग में वर्षा व पूर्वी भाग में ही चक्रवात टकराते हैं। पूर्वी भाग से ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात टकराते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात टकराते हैं। आप इसे लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारी क्या होती है? पृथ्वी हमारी होती है
तो मेरा मानना यह है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए इसी के साथ में आप अपना दूसरा कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। कौन सा भैया? पूर्व पवने पछुआ पवने क्या कर चुके हैं आप? कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? नंबर 2 पर कौन सी थी हमारी? पछुआ पवने। ये पूर्व पवने थी, ये पछुआ पवने थी। अब देखिए हमने भी यहीं पर क्या पढ़ा? हमने भी यहीं पर पढ़ा था कि भैया यहाँ से वायु उठी थी, गर्म हुई, ऊपर हुई, यहाँ पर आई, वर्षा हुई 0 डिग्री लाइन के 5 डिग्री नॉर्थ साउथ के समथिंग। यहाँ पर वर्षा हुई, वायु थोड़ी ठंडी हुई, नीचे की तरफ प्रेशर बनाया 30 डिग्री अक्षांश के पास गई। अब देखिए यहाँ से वायु उठती है इस तरह से वायु उठती है, यहाँ पर आकर टकराती है इस क्षेत्र पर। तो जरूरी नहीं है कि सभी वायु कोरियोलिस बल के कारण इस दिशा की ओर मूव कर जाएगी। यहाँ से तो इधर मूव कर गई थी, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके थे। लेकिन आप मुझे बताएं, जो हमारा पंखा होता है, क्या होता है? ये हमारा पंखा था, ये हमारा क्या था? कोई कमरा था। यहाँ पर ये हमारा कमरा है, यहाँ पर ये फैन लगा हुआ है। तो मुझे एक बार बताओ, जो वायु देगा, ये पंखा वायु देगा, ये इसी तरह से तो टकराएगी। यहाँ पर टकराने के बाद में क्या होगा? कुछ वायु मुड़ेगी, इस तरफ मूव कर जाएगी, यहाँ से वायु मुड़ेगी, कहाँ मूव कर जाएगी? यहाँ से वायु मुड़ी, धीरे धीरे इस तरफ मूव कर गई, इस तरफ मूव कर गई। तो वायु क्या हो रही है? दोनों दिशा की तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? क्योंकि मैंने एक कॉन्सेप्ट में कल ही बताया था कि जब आपके घर में छत का पंखा चलता है, आप उस पंखे के पास में बैठकर देखना, जो दीवारों के सहारे क्या होती है? हवा धीरे धीरे वापस ऊपर चली जाती है। दीवारों से टकरा करके हवा कहाँ जाती है? ऊपर चली जाती है। केवल एक ही दीवार से हवा नहीं टकराती, वो चारों दीवारों से टकराती है। तो यही कारण यहाँ पर होता है। अब वायु यहाँ पर टकराई, कुछ तो इस दिशा में मूव कर गई, कहाँ? ये वाली तो इस दिशा की तरफ मूव कर गई कोरियोलिस बल के कारण। अब कुछ वायु ऐसी भी तो होगी जो इधर की साइड मूव करेगी। तो आप मुझे बताएं, जब मेरा मुंह इसी दिशा की तरफ होगा तो दक्षिण गोलार्ध में, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में, ये वायु किस दिशा की ओर मूव करेगी? ये वायु इस दिशा की ओर मूव करेगी, इधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी। ये वायु अपने बाएं साइड नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, ये क्या था हमारा? सदर्न हेमिस्फीयर। ये क्या था हमारा? नदर्न हेमिस्फीयर। कोरियोलिस बल आता है, कोरियोलिस बल के कारण नदर्न हेमिस्फीयर में वायु अपने दाएं साइड मूव कर जाएगी। तो यहाँ से वायु उठी, यहाँ पर पड़ी, दाएं साइड मूव कर गई, दाएं साइड मूव कर गई, दाएं साइड मूव कर गई, दाएं साइड। चीजें आपको समझ में आई होगी। तो आप मुझे बताएं, ये वाली जो वायु है, इस वायु का क्रम आपको किस दिशा की ओर नजर आ रहा है? किस दिशा की ओर? किस दिशा की ओर नजर आ रहा है? किस दिशा की ओर? इस दिशा की तरफ क्रम नजर आ रहा है आपको। तो मैं आपसे पूछने लगूं, इनकी दिशा आपको किस तरफ नजर आ रही है? यहाँ पर नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? तो भैया लिखेंगे इस स्थान बच्चों का उन्होंने लिखेंगे यह पावने। अब बताओ, इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर तो चल रही हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। यह पावने पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। इन पवनों के कारण महाद्वीप के पश्चिमी भाग में वर्षा होती है तथा पश्चिम भाग में ही शीतोष्ण कटिबंध। कौन से? शीतोष्ण कटिबंध
चक्रवात टकराते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध बताया था, समशीतोष्ण कटिबंध बताया था, शीत कटिबंध बताया था, उपोष्ण कटिबंध बताया था। उनका बताने का रीजन यही था क्योंकि हमने ज्योग्राफी को सबसे पहले रटा था और इसी कारण ज्योग्राफी हमारे पकड़ में नहीं आ रही थी। हमने चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ा और उन चीज़ों का फायदा कहाँ मिला, हमें अब मिलना शुरू हुआ। क्योंकि यदि हम इन लाइन को ही रटना शुरू करेंगे तो हमें कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाएंगे और रटते रटते शायद आप भूल भी जाएंगे। देखिए ये चीज़ें मेरे भी याद नहीं है, ये चीज़ें मेरे भी याद है नहीं। ये कहाँ से याद आती है, एकदम यहाँ से याद आती हैं कि भैया इस दिशा की तरफ जा रही है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। अब महाद्वीप के इस भाग में टकराएंगी, इस वाले भाग में टकराएंगी। ये क्या है, कोई महाद्वीप है, ये वाला क्या है, कोई महाद्वीप है भैया, ये वाला महाद्वीप है कोई। अब इस भाग में टकराएंगी हैं किसी महाद्वीप के, तो ये पश्चिमी भाग तो है, महाद्वीप के पश्चिम भाग में टकराएंगे। और देखिए इस लाइन के पास में, यहाँ पर इस लाइन के पास में जा रही हैं, तो मतलब उष्ण कटिबंध से तो निकल चुकी, कहाँ पहुंच चुकी, उपोष्ण कटिबंध से भी निकल चुकी, उष्ण से भी निकल चुकी। क्योंकि उष्ण कहाँ है, 0 डिग्री लाइन के पास में, उपोष्ण कहाँ है, 23 डिग्री अक्षांश के पास में। लेकिन अब ये पहुंच कहाँ चुकी, ये पहुंच चुकी 40 डिग्री अक्षांश के पास में, 40 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री दक्षिण। तो ये कौन से अक्षांश से पहुंच जाएगी, ये शीतोष्ण कटिबंध में पहुंच जाएगी। इसी कारण यहाँ पर आने वाले चक्रवातों को शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात कहते हैं। क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात कहते हैं। और वो पवनों की दिशा के कारण पश्चिम भाग में टकराते हैं। ये चीजें मैंने आपको लिख के अच्छी तरह से बता दी। दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लिखेंगे यह पवने 40 डिग्री से लेकर 40 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर दक्षिण, उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्ध चलती हैं, दोनों गोलार्धों में चलती हैं। दूसरा लिखेंगे दक्षिण गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में वायु, दक्षिण गोलार्ध में भूमि भाग कम होने के कारण यहाँ पर इनकी गति अधिक होती है। मैं आपसे एक बात पूछने लगूं कि ये हमने 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांश, सॉरी अक्षांशों के मध्य चलते हैं दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में चलेंगे। तो आप मुझे एक बात बताएं कि हमारा उत्तरी गोलार्ध है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, उन दोनों गोलार्धों में अधिकांश भूमि का भाग किस क्षेत्र में अधिकांश पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अधिक है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में अधिक है, आप बता सकते हैं। मेरा मानना यह है आपको काफ़ी अच्छी तरह से चीज़ें पता होंगी। देखिए क्या होता है भाई, आपने आपके ही मुँह से कहलवा दूंगा, जी मैं आपको बताऊँ। अब आप स्वयं ही मुझे बताएंगे भैया, क्या बताएंगे, स्वयं ही आप मुझे बताएंगे। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये हमारा दक्षिण गोलार्ध है। आप बताओ मुझे भूमि का भाग किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, किस क्षेत्र में भूमि का भाग अधिक है, उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। किस क्षेत्र में भूमि का भाग अधिक पाया जाता है। तो मेरा मानना है जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर अधिक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कम है। तो यहाँ से वायु चलना शुरू हुई इस तरह से, यहाँ पर चल रही है वायु इस दिशा में। तो क्या इनके रास्ते में कुछ रुकावट हुई, इन वायु के, दक्षिणी वायु के रास्ते में किस तरह की रुकावट हुई, इनके रास्ते में
इस लाइन की तरफ चल रही है। मेरा मानना है छोटी सी यहीं पर रुकावट होगी है नॉर्थ साउथ अमेरिका में। लेकिन यदि यहाँ पर चलती हैं, यहाँ पर चलते लेकिन बाद में रुक जाएगी, यहाँ से चली यहाँ रुक जाएगी, तो ये वाला भूभाग तो है ही है। तो इनकी स्पीड अधिक किस गोलार्ध में होगी? आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा होगा कि दक्षिण गोलार्ध में इन हवाओं की स्पीड अधिक होगी। दक्षिण गोलार्ध में इन हवाओं की स्पीड क्या होगी? अधिक होगी। इसी कारण कहा जाता है इन्हें, देखिए इसी कारण इन हवाओं को क्या कहा जाता है? इसी कारण कहाँ पढ़ते हैं? इसी कारण इन हवाओं को देखिए तीन अक्षांश पर चल रही थी ये, 3 अक्षांश पर। कौन कौन से पर? 40 डिग्री अक्षांश पर लिखेंगे। इसी कारण दक्षिण गोलार्ध में इन्हें अनेक नामों से जाना जाता है, अनेक नामों से जाना जाता है। कौन सी? यदि हम 40 डिग्री अक्षांश के समथिंग बात करेंगे, 40 डिग्री अक्षांश पर कौन सी वायु चलती है? 50 डिग्री अक्षांश पर कौन सी वायु चलती है? यहाँ से इस लाइन से कांस्टेबल में एग्जाम पूछे जाते हैं। और 60 डिग्री अक्षांश पर कौन सी वायु चलती है? देखिए 60 डिग्री अक्षांश पर क्या चलती है? जो 60 डिग्री अक्षांश के समथिंग वायु चलती हैं उन्हें कहते हैं चीखता साठा। 50 डिग्री अक्षांश के चलने वाली वायु का नाम प्रचंड 50। इसे कहते हैं 40 डिग्री अक्षांश के जो समथिंग वायु चलती है उसे कहते हैं हम गरजती 40। क्या कहते हैं? गरजता 40। यहाँ से स्टेबल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि कांस्टेबल में एग्जाम इस चैप्टर से आएगा तो इन्हीं 3 पॉइंट से क्वेश्चन आपको मेजर रूप से मिल सकता है। तो मेरा मानना ये है कि चीज़ें दोनों तरह की वायु आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब जो हमारी तीसरी तरह की वायु होती है वो क्या होती है? वो देखिए जो हमारी तीसरी तरह की वायु होती है, मेरा मानना यह है आपको इसके स्क्रीनशॉट की जरूरत होगी। इस चीज़ के आपको स्क्रीनशॉट अगर आप खींच लें तो काफ़ी अच्छा होगा, और लिख लें तो और भी अच्छा होगा। इससे अगला हमारा क्या है भैया? इससे अगला हमारा है पोलर विंड्स। इससे अगला हमारा पोलर विंड्स। तरीके से अगला हमारा पोलर विंड्स। अब आप मुझे बताइए ये हमारा गोलार्ध है, इसमें नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है? आप बता सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन सा है? ये वाला हमारा नॉर्थ पोल है, ये वाला क्या है? हमारा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है भैया? यहाँ पर भी वायु चलती है। क्या चलती है? ये लिखेंगे हम ध्रुवीय पवनें। जो नंबर 3 की टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारा? ध्रुवीय पवनें। मैं यहाँ पर आपसे पूछने लगूँ कि भैया आप मुझे इस चित्र में बताइए, इस वाले चित्र में ही आप मुझे बताइए कि जो हमारा चित्र है यहाँ से वायु उठी थी, यहाँ से इधर पड़ी तो इधर को चली गई। इसको हमने क्या पढ़ा? इन वायु को हमने क्या पढ़ा था? पछुआ पवनें। जो इधर चली गई थी उन्हें पढ़ा था हमने, इन्हें तो पढ़ा था हमने पूर्व पवनें, इन्हें पढ़ा पछुआ पवनें। अब देखिए कुछ वायु जो इस दिशा की तरफ थोड़ी थोड़ी तो मूव कर गई थी इस तरह से, वो कहाँ गई थी? वो ध्रुवों की तरफ चली गई थी। क्या चली गई थी?
ध्रुव की तरफ चली गई थी, और ध्रुव पर जाने के बाद में यहाँ तक आते आते, ध्रुव तक आते आते वायु क्या हो गई थी, काफी ठंडी हो गई थी। क्या हो गई थी, जो वायु यहाँ से उठी थी, यहाँ से इस बिंदु से वायु उठी थी, यहाँ से वायु उठी थी, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफी ठंडी हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी, ठंडी भी हो चुकी थी, और उसमें इतनी पावर थी नहीं कि वो ऊपर उठ चुके, ऊपर उठ चुके। लेकिन ध्रुव से आ रही पवन तो थोड़ी तो गर्म होगी, इतनी ठंडी भी नहीं थी कि बिल्कुल ही ठंडी हो गई। तो क्या हुआ, यहाँ से आने वाली पवनें जो इस दिशा की ओर मुड़ कर गई थी, पश्चिम पवनें थी, ये पूर्व पवनें थी। अब जब वायु यहाँ से आई इस तरह से, तो यहाँ से वायु उठी, कुछ वायु जो कुछ तो इधर मुड़ कर गई, लेकिन कुछ वायु थोड़ी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, 1 या 2% के समथिंग वायु थी जो बची हुई थी, उसने थोड़ा प्रेशर इधर डाला था ध्रुव पर। अब यहाँ तक लगाने के बाद में वो फिर आधी इधर जाती और आधी इधर चली जा रही थी। तो क्या हुआ, वो अपने बाएं साइड मूव कर गई, इस तरफ मूव कर रही थी कि नहीं कर रही थी, इस तरह से। तो क्या हुआ, यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र की उत्पत्ति हुई। क्या हुई, यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र की उत्पत्ति हुई थी कि नहीं हुई थी। तो लिखेंगे ध्रुव पर निम्न दाब क्षेत्र इन पवनों में इतनी गति नहीं थी। यहाँ पर निम्न दाब पाया गया था। बस आप इसमें इतना ही लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इनकी दिशा किस दिशा में होती है, बाएं साइड मूव करती है, दाएं साइड मूव करती है। अब जो हमारी इससे अगली और लास्ट वो थी, वो कौन सी थी हमारी, वो थी हमारी विषुवत-रेखीय वायुदाब पेटी। कौन सी थी, विषुवत-रेखीय वायुदाब पेटी। अब देखिए विषुवत रेखा पर आप कहेंगे भैया आपने हमें ये वाली वायु तो पढ़ाई नहीं, जो विषुवत रेखा पर इस तरह से चल रही थी, ये तो आपने पढ़ा चुके। लेकिन यहाँ पर एक वायु और चल रही थी। क्या चल रही थी, एक वायु और चल रही थी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विषुवत-रेखीय वायुदाब पेटी कहते हैं। अब देखिए हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये किस तरह से घूम रही है, ये इस तरह से तो घूम रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, इस तरह से घूम रही है। आप हमें बता सकते हैं भैया पृथ्वी की जो परिक्रमण काल था, मैंने तुम्हें सबसे शुरू में ही पढ़ाया था कि पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, किस तरह से घूमती है। इसीलिए मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराई थी। क्या कराई थी, काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कराई थी। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी होती है, अब वो घूम रही है, क्या घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज हमारी पृथ्वी मूव कर रही है। तो जब हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, विषुवत-रेखीय वायुदाब पेटी, वायु क्या हुई, मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज। तो कुछ वायु जो पृथ्वी की सतह के नजदीक होंगी, वायुमंडल में जो हमारा धरती होती है, धरती की सतह के नजदीक होंगी, कुछ वायु बहुत कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में हम कह सकते हैं, लिखेंगे वायुदाब पेटी नहीं है ये, सॉरी मैंने लिख दिया विषुवत-रेखीय पवनें, तो लिखेंगे यह पवनें पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण चलती है।
आप मुझे बताओ, जब पृथ्वी इस दिशा से मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमेगी, इस तरह से मूव करेगी, इस तरह से, तो इन वायु की दिशा की जो विषुवत रेखा वायुदाब पेटी होती है, इनकी दिशा किस तरफ होगी? तो लिखेंगे इनकी इसी कारण इस वायु की गति, इस वायु की दिशा क्या होती है? पश्चिम से पूर्व होती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। तो आप मुझे बताएं, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें इतनी मेजर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने नोट्स में नोटपैड के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको आज की क्लास में कुछ भी चीज़ें रटने वाली नहीं बताई। मैंने तुम्हें बताया कि पूर्वा भावनाएं किस तरह से चलती हैं, पश्चिमा भावनाएं किस तरह से चलती हैं, ये चीज़ें मैंने तुम्हें बताई और उनकी दिशा बताई। यदि मैं सीधा सीधा लिख देता कि भैया लिख लो इसे पूर्व से पश्चिम चल रही है, इसे लिख लो पश्चिम से पूर्व चल रही है, पूर्व से पश्चिम चल रही है, तो आप कहोगे यार कुछ दिशा तो पूर्व की तरफ चल रही है, कुछ वायु उल्टी चल रही है, मतलब पश्चिम से पूर्व चल रही है, कुछ पूर्व से पश्चिम चल रही है, आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें वायु दाब के आधार पर, जो वायु दाब है और हमारा क्या है, कोरियोलिस बल है, कोरियोलिस बल है, वायु दाब है, इसके पृथ्वी घूमने की दिशा है, उन सबको मिक्स करके मैंने तुम्हें बताया कि किस वायु की दिशा किस तरफ से होगी, उनके नाम किस आधार पर पड़ेंगे। तो मेरा मानना यह चीज़ें आपको समझ में अच्छी तरह से आई होंगी। आप हमें एक बात और बता दीजिए, इन वायु का महत्व क्या होता है? इन वायु का महत्व, स्थायी कणों का महत्व, स्थायी कणों का महत्व आप बता सकते हैं भैया। स्थायी कणों का कारण तो मैंने तुम्हें बताया था कि महाद्वीप पश्चिमी घाट पर्वत था, महाद्वीप के पश्चिम में पूर्व घाट पर्वत था, पश्चिम पूर्व घाट पर्वत था, साइक्लोन किस घाट पर चलेगा? देखिए टॉपिक थे तो आपको समझ में आए, लेकिन इनके चलने का एक कारण और था। अब देखिए कुछ समुद्री यात्री होते हैं, क्या होते हैं? कुछ समुद्री यात्री होते हैं, अब वो चलते इस आधार पे हैं, चलते क्या है? इस आधार पे हैं। अब कुछ समुद्री यात्री इस क्षेत्र में चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, किस क्षेत्र में? इस वाले क्षेत्र में चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो क्या होंगे, जब हवा इस दिशा में चल रही है तो उनकी नाव किस दिशा की ओर बल लगाएगी? इस दिशा की तरफ बल लगाएगी, लगाएगी नहीं लगाएगी? तो जाने वाले यात्री तो इस तरफ जाएंगे, और जब इधर से आने वाले यात्री होंगे वो इस लाइन के समथिंग वापसी करेंगे ज्यादातर। हालांकि अब तो इंजन वाले जहाज होते हैं, अब तो किसी इतना महत्व नहीं होता, अब तो सब चले ही जाते हैं, लेकिन प्राचीन काल में इनका बहुत महत्व था, इन वायुओं का था काफी महत्व था। तीसरा मैं आपसे पूछने लगूँ यहीं पर, भैया आप मुझे बताओ, आप मुझे क्या बताओ, मैं आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछने लगूँ। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछने लगूँ कि भैया इस क्षेत्र में जो हमारा ये वाला क्षेत्र है, कहाँ गया, ये वाला हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मतलब इस वाले क्षेत्र में जो वे आएंगे साइक्लोन, साइक्लोन आएंगे वो मेजर रूप से कहाँ पर होंगे? किस महाद्वीप के किस भाग से टकराएंगे? इसका उत्तर आपको देना है। ये वाला भाग है हमारा, ये वाला, यहाँ पर यदि कोई साइक्लोन चक्रवात आते हैं तो महाद्वीप के किस भाग से टकराने की संभावना अधिक होती है? तो इन क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तीसरा क्या है, जो हमारा क्या होता है, हमारे भारत में वर्षा होती है, कहाँ है अपना भारत? अपना भारत देखिए ये रहा है, यहाँ पर ये अपना भारत है, ये हमारा अरबियन सी है, देखिए ज़्यादा बड़ा हो गया।
ये हमारा क्या है, अरब सागर है। क्या है, अरब सागर। ये क्या है हमारा, हिंद महासागर। ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए भारत में कुछ वर्षा तो इस तरह से होती हैं, इस तरह से, कुछ वर्षा इस तरह से भी होती हैं, इस तरह से, और यहाँ पर लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है तमिलनाडु में। इस मानसून में इन हवाओं का विशेषकर रूप से महत्व होता है, विशेषकर रूप से महत्व इन हवाओं का होता है। हालांकि हिमालय पर्वत का इसमें बहुत बड़ा महत्व है, हिमालय पर्वत का भी क्या है, बहुत बड़ा महत्व। वर्षाओं कराने में केवल एक ही पॉइंट महत्व नहीं रखता, इसमें पुराने में कई पॉइंट महत्व रखते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। दोस्तों जो मैंने आज पढ़ाया है, यदि इस पर आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। आपको बीके क्लासेज के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।